जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे सूचना का अधिकार 2005 दोस्तों, यानी आरटीआई एक्ट 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैंने दोस्तों ये भी चैप्टर कराने को सोचा कि इसको करवा दिया जाए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले बताया दोस्तों कि आपको हमने सीआरपीसी दोस्तों आज करवा दी है, ये भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमने पुलिस अधिनियम भी करवाया है, ये भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट पर। ठीक है, प्लेलिस्ट में दोस्तों ये दिखेगा यूपी जीके, है ना, यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जीएस स्टैटिक, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ये जो दोस्तों ये आपका चैप्टर है, ये सारी चीज़ें हैं आपके जीके जीएस वाली, चाहे स्टैटिक हो जाए, भारतीय कृषि हो गया, व्यापार संगठन, है ना, ये हो गया आपका जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए दोस्तों, दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, पुस्तक, सोशल मीडिया, सभी चीज़ें हमने पढ़ाई। और इसके अलावा हिंदी भी दोस्तों पढ़ाई चाहिएगा, इसी वाली प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। ये सीआरपीसी हो गया, ठीक है, आरटीआई, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी और स्टैटिक भी पूरा मिल जाएगा। और आपको बता दें कि दोस्तों ये हमारा स्टैटिक की ई बुक है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे जो एग्जाम हो दोस्तों सबके लिए ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे मात्र 50 रुपीज़ में। कैसे मिलेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैसे मिलेंगे दोस्तों, आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाना, हमारे डाउनलोड करके दोस्तों वहाँ से ये परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे हमें 50 रुपीज़ पे करके दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम द्वारा हमसे स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है, जाइएगा दोस्तों, जैसे आप जाते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों, वहाँ ये मिल जाएगा, इसको आप ले सकते हैं स्टैटिक जी के। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमारा यूपी स्पेशल का भी दोस्तों है, ई बुक है, ठीक, पीडीएफ स्वरूप आपको मिल जाएगी। और सफलता 2.0 बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए मात्र दोस्तों 399 रुपये आपको मिल जाएगा। अभी संदीप सर और संजय सर इसमें खुद ही सिलेक्टेड टीचर हैं। ठीक है, तो जाइए दोस्तों, देखिए, परचेज करिए। चलिए शुरू करते हैं आरटीआई एक्ट। तो साथियों आज हम आरटीआई एक्ट देखेंगे। देखिए, हो सकता है इसमें आपको सही समय दिख रहा हो, मगर दोस्तों थोड़ा सा कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दोस्तों समय कम है तो ये लिखा हुआ है, इसी से हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। और ये दोस्तों आपके यूपीएसआई में भी काम करेगा, यूपी पुलिस में भी पूछा सकते हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी बेसिक चीज देखते हैं। आरटीआई एक्ट, आरटीआई लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन दोस्तों, स्वीडन है। आपको याद रखना है कि स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले आरटीआई को लागू किया, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लागू किया है। कब, 1766 में, बहुत पहले दोस्तों। ठीक है, जानने का अधिकार। ठीक है, चलिए अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय दोस्तों सूचना व स्वतंत्रता अधिनियम 2002 लाया गया था। कब, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है, तब दोस्तों क्या लाया गया, सूचना व स्वतंत्रता अधिनियम 2002 लाया गया। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं और कब मनाते हैं, किस दिवस के रूप में मनाते हैं और कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछेगा कि दोस्तों सूचना व स्वतंत्रता का अधिकार किसके समय आया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया था। ठीक है, अब देखिए एक दोस्तों संगठन था, क्या नाम था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। यार कहेंगे मजदूर किसान शक्ति संगठन। कब, तो दोस्तों ये संगठन जो है 1 मई 1990 को इसका गठन अरुणा राय व निखिल डे के द्वारा किया था। कौन सा संगठन था, किसान मजदूर किसान शक्ति संगठन। इसका गठन दोस्तों 1 मई 1990 में किसके द्वारा, अरुणा राय और दोस्तों निखिल डे के द्वारा की जाती है। दोस्तों इसी संगठन के द्वारा, क्या साथियों, इसी संगठन के द्वारा दोस्तों आरटीआई के लिए आंदोलन भी शुरू किया था। और आरटीआई के लिए आंदोलन 6 अप्रैल 1996 में व्यावर गांव अलवर राजस्थान से शुरू की जाती है। दोस्तों इसी के द्वारा दोस्तों अगर हम चीज देखें तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी संगठन का योगदान था आरटीआई को लाने में। ठीक है, और दोस्तों इसने यह एक कैंपेन चलाया था। कौन सा कैंपेन का नाम क्या था, नेशनल कैंपेन फॉर द पीपुल राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों इस नाम से एक कैंपेन चलाया था, किसने, मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें लाई गई हैं। अब देखिए समझिए कि 15 जून 2005 को आरटीआई की बात करते हैं दोस्तों, अब यहां से आरटीआई शुरू हो जाएगा। ठीक, समझिएगा कि 15 जून 2005 को आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को संसद में पास किया गया। संसद आपको पता है कोई भी चीजें दोस्तों क्या होती हैं कि दोस्तों इसे पास किया गया, तो दोस्तों यानी संसद में पास किया गया, तो संसद का दोस्तों अंग आपको पता है राष्ट्रपति भी होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इसको मंजूरी मिलती है। कब मिलती है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आरटीआई एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई, तो दोस्तों कब दी गई, 15 जून 2005 को। कब दी गई, 15 जून 2005 को। और पूरे भारत में दोस्तों कब से लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 से दोस्तों ये एक्ट लागू हो जाता है। देखिए राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं उसके बाद दोस्तों वो चीजें आप इंप्लीमेंट कर जा सकती हैं। तो कब किया राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर, तो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए और 12 अक्टूबर 2005 से दोस्तों ये लागू हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसको आरटीआई
एक्ट के नाम से भी जानते, 2005 लगा होता, ठीक है, 2005 में ये चीजें लाई गई थी, समझ गए। अब देखो उस समय जब ये लाया गया दोस्तों, तो उस समय केवल और केवल दोस्तों कहां लागू था, पूरे भारत में लागू था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। मगर दोस्तों जब से धारा 370 हटा, यानी 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे के पूरे दोस्तों भारत में लागू हो गया, यानी जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों सभी की तरह इसमें भी दोस्तों कुछ अध्याय होंगे, कुछ धाराएं होंगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कितने अध्याय हैं सूचना का अधिकार 2005 में, तो दोस्तों 6 अधिकार हैं, और कितनी धाराएं हैं, 31 धाराएं। अभी दोस्तों मैं वो क्वेश्चन भी देखूंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं पेपर में, और वो पूछे जाने की संभावना है। और देखिए इसके कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो हमेशा वही रिपीट होते हैं, ठीक, तो उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे सूचना का अधिकार 2005 कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, 31 धाराएं हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पहली धारा के बारे में देखते हैं। देखिए धारा 1 में क्या है, तो आरटीआई एक्ट का नाम दोस्तों, इसका विस्तार कहां कहां था दोस्तों, इसका पूरे भारत में विस्तार है, ठीक है। यही चीज है जिससे हम उसमें सब में पढ़ते हैं दोस्तों, पहले धारा में क्या होता है, उसका दोस्तों संक्षिप्त नाम होगा, है ना, और नाम के साथ दोस्तों उसका विस्तार कहां तक, वो चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों धारा 2 में क्या परिभाषाएं दी गई बहुत सी चीजों की, मगर दोस्तों जब आप धारा 2 की एफ कॉलम में जाएंगे, यानी कि धारा 2F में क्या है, उसमें सूचना के बारे में बताया कौन सी चीजें सूचना के तहत आएंगी। दोस्तों कोई भी पदार्थ, सूचना क्या होगी, कोई भी पदार्थ दोस्तों अगर रिकॉर्ड फॉर्म में है, दस्तावेज है, ईमेल है, या दोस्तों मेमोस है ना, मीमोस है, सलाह है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, परिपत्र है, या फिर कार्य पुस्तिका है, ये सभी दोस्तों क्या है, सूचना है। ये सभी किस में मानी जाएंगी, सूचना के अंतर्गत रखी जाएंगी। आप समझिए कंपनी लॉ के तहत यदि कोई सरकारी एजेंसी किसी प्राइवेट बॉडी के बारे में कोई सूचना रखती है, तो वह भी दोस्तों आरटीआई के दायरे में आती है। अगर कोई दोस्तों समझिएगा, कोई दोस्तों कंपनी लॉ के तहत अगर कोई सरकारी एजेंसी है वो किसी प्राइवेट बॉडी के बारे में दोस्तों सूचना रखती है, तो भी आरटीआई के दायरे में आएगा। वही दोस्तों 2H में क्या कहा गया है, सार्वजनिक प्राधिकरण, मतलब किसके किसके लिए हम आरटीआई लागू कर सकते हैं, आरटीआई किसके लिए हम भेज सकते हैं, आरटीआई किसके लिए हम मांग सकते हैं। दोस्तों आपको पता है आरटीआई डाला था ना, तो किस किस के लिए डाल सकते हैं दोस्तों, सार्वजनिक प्राधिकरण। पहली चीज दोस्तों संविधान द्वारा स्थापित कोई भी दोस्तों आयोग है, जैसे यूपीएसआई है ना, कोई भी चीज है, देखिए जो संविधान द्वारा स्थापित, जैसे मान लिया यूपी पुलिस का दोस्तों आपका पेपर करवाना है, कब होगा कैसे होगा, तो आप आरटीआई डाल सकते हैं, ठीक है। चुनाव आयोग को हम लिख सकते हैं, यूपीएससी को लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो भी चीजें दोस्तों सरकारी है ना। इसके अलावा संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित कोई भी संस्था, मान लो संसद द्वारा कोई संस्था बनाई गई है, स्थापित की गई है, या राज्य मंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, तो दोस्तों उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है सेबी हो गया, ठीक है, ये भी दोस्तों है ना, लखनऊ प्राधिकरण विकास प्राधिकरण, रायबरेली विकास प्राधिकरण, मतलब किसी भी सरकारी कर्मचारी से हम ये चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा उपयुक्त सरकार की अधिसूचना या ऑर्डर द्वारा स्थापित जैसे नीति आयोग दोस्तों, इसके द्वारा भी हम ले सकते हैं। यानी आप किससे किसके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि आप हमारे विभाग से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना, किसी भी चीज से। यहां तक कि दोस्तों आप आरटीआई डाल दोस्तों प्रधान से भी पूछ सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे आए और कहां कहां लगाए गए, वो सारी चीजें आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज समझिए। इसके अलावा दोस्तों किससे, तो सरकारी स्वामित्व की कोई भी चीजें हैं, ठीक है, नियंत्रण में है उनके, अथवा दोस्तों वित्तीय मदद उसमें की गई है सरकार द्वारा, तो उसकी भी आप आरटीआई ले सकते हैं। गैर सरकारी संस्था, मगर जिन्हें सरकार द्वारा दोस्तों अच्छी खासी वित्तीय सहायता जाती है, तो उनसे भी आप आरटीआई ले सकते हैं, आरटीआई जवाब ले सकते हैं। मान लें दोस्तों कोई गैर सरकारी संस्था पर उसको दोस्तों सरकार अनुदान देती है, तब भी दोस्तों उससे भी आप आरटीआई ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धारा 3 क्या कहता है, आरटीआई सभी नागरिकों के लिए दोस्तों आरटीआई का अधिकार है, मतलब आरटीआई थी धारा 3 में कहा गया जो आरटीआई वो सब नागरिक ले सकते हैं, उनका अधिकार है कि भैया जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। धारा 4 क्या कहता है, सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए आवश्यक निर्देश, जो सार्वजनिक प्राधिकरण उनको निर्देश क्या दिए गए हैं कि सभी प्राधिकरण रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही है कि मान लिया आपका दोस्तों कोई ऑफिस, मान लिया दोस्तों हमारा ही ऑफिस है जहां हम जॉब करते हैं दोस्तों, इनको क्या है कि सारे रिकॉर्ड क्या करेंगे, एकदम मेंटेन रखेंगे। अगर कोई दोस्तों इसका रिकॉर्ड के बारे में आरटीआई डालता है, उसको पूरा रिकॉर्ड आपको देना है। अगला, संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, और अधिकतर जानकारी दोस्तों समय समय पर इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाए, जिससे लोगों की जानकारी लोगों को द्वारा न ली जाए, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लिया दोस्तों आपकी कोई संस्था है, तो उसका दोस्तों पूरी जानकारी आप एक वेबसाइट बना के उस पर सब कुछ डाल दीजिए, जिससे दोस्तों जनता को ज्यादा परेशानी हो, खुद ही सारी चीजें आपकी, है ना, सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से। जैसे मान लिया यूपी पुलिस का है, तो कितने फॉर्म पड़े हैं, है ना, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ देखो खुद ही पड़ा रहता है ना, कि कितने तक आवेदन होंगे, वो सारी चीजें आप, अगर इसके मान लीजिए जैसे यूपीएसआई के फॉर्म भरे गए हैं, आपको पता करना कितने फॉर्म वैसे बता दिया गया है, अगर पता करना कितने फॉर्म पड़े हैं एक्चुअल में, ठीक है, कितनी वैकेंसी, तो आप आरटीआई डाल के ये पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धारा 5 क्या कहता है कि सार्वजनिक सूचना अधिकारी, जिसको हम पीआईओ बोलते हैं, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करेगा सभी डिपार्टमेंट में,
ठीक है, तो ये कहा गया है धारा 5 में। धारा 6 का कहता है सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए, सूचना अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं यानी आरटीआई डालना चाहते हो तो किस में डालें, किस भाषा में डालेंगे, तो आपको बता दें आरटीआई जो है वो हिंदी में डाल दीजिए, चाहे इंग्लिश में डाल दीजिए, फिर दोस्तों आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी आप लिख के डाल सकते हैं। धारा 7 में क्या है, प्रार्थना को पूर्ण करना। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूछेगा कि आरटीआई कितने दिनों में जवाब देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें सामान्य रूप से 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना होगा। कोई व्यक्ति अगर आपसे आरटीआई मांगता है, आप कोई विभाग में दोस्तों, तो आपको 30 दिन के अंदर दोस्तों वो आरटीआई जवाब देना, नहीं उसके बाद दोस्तों फीस आपसे पड़ेगी, जुर्माना लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि आरटीआई 30 दिन के भीतर देनी होगी दोस्तों, ठीक, उसके बाद नहीं जुर्माना लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा था क्वेश्चन कि कितने दिन के भीतर, तो 30 दिन के भीतर। ठीक है, सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त तो फीस ले सकेगा। मान ले दोस्तों आपसे कोई आरटीआई पूछा कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी है, तो आप उसको अगर सूचना भेजेंगे दोस्तों, मान ले आप उसको फोटो कॉपी में दे रहे हैं दोस्तों, आप कुछ शुल्क ले सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि बिना शुल्क के। ठीक है, चलिए अगला है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए ये तो सिंपल सी चीजें हैं। अगर पूछेगा कि जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कोई केस है तो आरटीआई कितने दिन के अंदर देनी पड़ेगी, तो 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 2 दिन। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगर नॉर्मल कोई केस है दोस्तों, आप 30 दिन के अंदर उसको सूचना भेज दीजिए। अगर दोस्तों उसके जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को दोस्तों संबंधित है वो चीजें, वो केस, तो दोस्तों आपको 48 घंटे के भीतर या 2 दिन के भीतर आपको उसका सूचना उपलब्ध कराना होगा उस व्यक्ति को जिसने आपसे आरटीआई मांगी है। ठीक है, चलिए अगला है, यदि बिंदु ए में दिए गए समय के अनुसार प्रार्थना पत्र सूचना की प्रार्थना, देखिए प्रार्थना सूचना की प्रार्थना का निशान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि सीपीआईओ या फिर एसपीआईओ सूचना देना नहीं चाहते। ठीक है, यानी कि अगर दोस्तों आप 30 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा दोस्तों आप सूचना देना ही नहीं चाहते। ठीक है, और देखिए इसमें होता क्या है कि बीपीएल परिवार व्यक्ति से इसमें कोई फीस नहीं ली जाती। ठीक है, आरटीआई डालने की। और आपको बता दें कि पॉइंट नंबर 8 क्या है इसी में, ठीक है, क्या कहता है, सूचना की प्रार्थना का रद्द करने के बाद 3 चीजें आपको बतानी होंगी। मान ले दोस्तों आपसे किसी ने मांगा, आपने उसको रद्द कर दिया, नहीं दे रहे हैं, तो पहली चीज आपको कारण बताना होगा क्यों रद्द किया, और कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं ये बताना होगा, और अपीलीय प्राधिकार की जानकारी भी देनी होगी। ठीक है, आरटीआई एक्ट के तहत सूचना देने से इनकार। अब देखिए 8 में क्या है कि अगर सूचना देने से इनकार करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहां कहां आप सूचना नहीं देंगे, मतलब कहां कहां से आपको सूचना नहीं मिलेगी, इसके बारे में बताया गया धारा 8 में। क्या बताया गया है कि यदि भारत की संप्रभुता, एकता अथवा सुरक्षा, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों से प्रभावित करती है। मान लिया दोस्तों आपने इसरो से दोस्तों मांगा कि बताइए भैया अगली मिसाइल कौन सी लॉन्च करेंगे, कहां से कितना बिता है, तो दोस्तों ये नहीं देगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों संप्रभुता, देश की एकता, अखंडता पे विषय बनता है। ठीक है, तो नहीं देगी, कोई दिक्कत नहीं, आरटीआई वो नहीं देगी। ठीक है, कहीं आप कहें कि इसरो भी तो भी फंडिंग देती है गवर्नमेंट, तो भैया देती है, मगर वो देश के लिए वैज्ञानिक ढंग से दोस्तों उसकी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है, यदि ऐसी सूचना से विदेशी देशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, मान लो दोस्तों आप कोई सूचना मांग रहे हैं कि जिससे विदेशी देश को आपत्ति है, उसके अधिकार है ना, विदेशी देश से देश के दोस्तों वो संबंध खराब हो रहा है, तब भी आपको सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, तब भी आप इसके लिए वो नहीं कर सकते, भैया हमने सूचना नहीं दी गई ना। अपराध करने के लिए उत्तेजित करने वाली चीजें, अब मान लो कोई चीज आप अपराध करने के ढंग से कोई चीज मांग रहे हैं सूचना की, बताइए कि ये कहां जाता, कैसे होता ना, तो वो चीजें फिर तब भी आपको देने से मना कर सकता है। ठीक है, दूसरा का ऐसी सूचना जिसे देने से किसी कोर्ट है ना, ट्रिब्यूनल देने को मना कर दे। मान लो दोस्तों कोई कोर्ट ने मना कर दिया कि ये चीज आपको नहीं दी जाएंगी, फिर भी आप दोस्तों आरटीआई लगा के मांग रहे हैं, तब भी दोस्तों गलत है ये चीज, है ना। अगला है कि राज्य विधानमंडल संसद की विशेषाधिकार हनन का कार्रवाई, अगर दोस्तों उससे दोस्तों राज्य के विधानमंडल संसद की कोई चीजों में हनन हो रहा है, उसकी कार्रवाई में हनन हो रहा है दोस्तों, तब भी आपको ये नहीं दी जाएंगी। नोट करके लिख लीजिएगा, यदि सूचना समय पर नहीं दी जाती तो सूचना फ्री में दी जाएगी। दोस्तों समझिएगा, यदि सूचना समय पर नहीं दी जाती दोस्तों सूचना फ्री दी जाएगी, फिर आप उसके पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए धारा 10 क्या कहता है कि 100 पेज की सूचना, इसके 30 पेज गुप्त रखे जाएंगे, 70 पेज नहीं। ठीक है, समझिएगा दोस्तों, अगर ये देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, इसको समझिएगा, छोड़िएगा, है ना। ये वाला याद रखिए, धारा 12 केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग, इसमें दोस्तों केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग होगा कहां पर दोस्तों, धारा 12 में कहा गया, इसमें दोस्तों 3 सदस्य होंगे, एक प्रधानमंत्री होगा, एक विपक्ष का नेता और सबसे बड़ी पार्टी का नेता कह सकते हैं, जैसे कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी पार्टी है ना विपक्ष में, और संघ कैबिनेट का नेता दोस्तों, ये तीनों लोग मिलकर नियुक्त करेंगे। किसको नियुक्त करेंगे, तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष को दोस्तों कौन नियुक्त करेगा, एक तो प्रधानमंत्री होगा उस टीम में, एक विपक्ष का नेता होगा, एक संघ कैबिनेट का नेता होगा दोस्तों, वो सब मिल करके दोस्तों इनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक, आपसे पूछा था कौन नियुक्ति करेगा, केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की ना। चलिए, और सूचना देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम
10 सूचना कमिश्नर हो सकते हैं। देखिए एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम दोस्तों अगर सूचना आयुक्त की बात करें तो 10 सूचना कमिश्नर भी हो सकते हैं, ये कहा गया 12 में। ठीक है, अगला है 13 नंबर का कहता है मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के पद की शर्तें। तो दोस्तों इनकी शर्तें क्या होंगी, जो सूचना आयुक्त बनेंगे तो इनकी शर्तें क्या होंगी दोस्तों, ये दोबारा नियुक्त नहीं किए जाएंगे दोस्तों, ये इनकी नियुक्ति दोबारा नहीं हो पाएगी। दूसरा इनका समय की बात कर लें तो केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जाएंगे अधिकतम दोस्तों 65 वर्ष, मतलब केंद्रीय सरकार इनके नियम जो आपके पदावधि इसको घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, और इनकी दोस्तों जो पद पे रहने की उम्र है सबसे ज्यादा अधिकतम कितने 65 साल तक ये रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला है कि देखिए इसी में क्या है कि यदि सूचना आयुक्त की पदोन्नति करके मुख्य सूचना आयुक्त तो नियुक्त कर दिया जाता है तो इसकी कुल अवधि दोस्तों 5 वर्ष से अधिक नहीं होती। अगर दोस्तों मान लिया देखिए सूचना आयुक्त कोई है, उसको दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त पे दोस्तों पदोन्नत कर दी गई, प्रमोशन कर दिया दोस्तों इस समय, तो फिर इसका क्या होगा, उसकी कुल पदावधि दोस्तों 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। अब दोस्तों शपथ कौन दिलाता है, तो आपको बता दें शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और त्याग पत्र भी मुख्य सूचना आयुक्त किसको देगा, राष्ट्रपति जी को ही देगा। ठीक है, वेतन भत्ते की बात करें दोस्तों तो वेतन भत्ते दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। पहले सूचना आयुक्त के बराबर इसकी भी सैलरी थी ना, और दोस्तों 2019 में संशोधन किया गया कि 24 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। ठीक है, ये चीजें याद रखें दोस्तों। इनमें क्या है कि इनके वेतन भत्ते दोस्तों कौन, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार इसके वेतन भत्ते घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए वहीं राज्य सूचना आयोग के बारे में बताया गया, किसमें, धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के बारे में बताया गया। इसमें दोस्तों क्या होगा, एक चेयरमैन होगा और अधिकतम 10 सदस्य दोस्तों सूचना आयुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें भी 10 थे, इसमें दोस्तों एक चेयरमैन होगा यानी मुख्य होगा और इसके अलावा 10 अन्य हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सिफारिश कौन करेगा, नियुक्ति की दोस्तों मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष का नेता होगा और दोस्तों सीएम द्वारा नामित एक अन्य कैबिनेट मंत्री होगा जो कि इनकी नियुक्ति के लिए क्या करे दोस्तों, एक टीम जो बनेगी। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर CIC है ना, CIC यानी राज्य केंद्रीय पदावधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ ये देख लीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों कि केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग के कार्य व शक्तियां। पहला क्या है कि केंद्र अथवा राज्य द्वारा नियुक्त किए गए सूचना अधिकारी को सूचना प्रार्थना पत्र जमा नहीं कर पा रहे या तो सूचना देने से मना कर दिया, तो ये समझिएगा ना, अगर सूचना देने से मना कर दिया तो देखिए क्या होगा, तो मांगी गई सूचना नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और तय समय से सूचना के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही न करना और गैर वाजिब फीस की मांग करा, अपूर्ण गलत सूचना दिए जाने पर दोस्तों ये चीजें क्या होंगी, उनके दोस्तों शक्तियां हैं, ये चीजों पर क्या कर सकता है, वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ये देखिएगा 19 नंबर का कहता है, 19 नंबर सोच दिखेगा कि अपील है ना, अपील कैसे करेंगे दोस्तों, यदि तय समय में सूचना नहीं दी जाती है तब उस दिन क्या करेंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, उस PIO के सीनियर अधिकारी के सामने दोस्तों अपील करेंगे 30 दिन के अंदर। देखिए मान लिया आपने RTI डाला दोस्तों, तो RTI दोस्तों नहीं आया, आपका जवाब नहीं मिला, तो आप उससे बड़े अधिकारी को करेंगे दोस्तों 30 दिन के अंदर, फिर उसको करिए। फिर आप सेकंड अपील भी कर सकते हो दोस्तों, मान लीजिए इसने भी सुना, इसने भी नहीं सुना, तो सेकंड अपील कर सकते हो दोस्तों। सेकंड अपील कब होगा, फर्स्ट अपील के फैसले के, मान लीजिए दोस्तों कोई फैसला दिया उसमें आप असंतुष्ट रहे तो 90 दिनों के भीतर दोस्तों आप फिर से सेकंड अपील कर सकते हैं। और अपील की दोस्तों 30 दिनों के भीतर दोस्तों इनका निपटारा कर देना चाहिए, अधिकतम दोस्तों 45 दिन, 30 दिन से 45 दिन के भीतर दोस्तों इनका निपटारा कर ही देना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। चलिए पेनाल्टी क्या होती है दोस्तों, आप समझिएगा पेनाल्टी क्या होती है दोस्तों, पेनाल्टी यानी कि अगर आप ये चीजें नहीं करते दोस्तों आपको पेनाल्टी लगेगी। तो 250 रुपए प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है, यानी 2.5 रुपए आपको प्रतिदिन का होगा पेनाल्टी देनी पड़ेगी अगर आप RTI नहीं देते हैं तो। चलिए ऐसे संगठन जिन पर RTI लागू नहीं होगा दोस्तों, देखिए 24 में बताया गया कि ऐसे संगठन जिन पर RTI लागू नहीं होगा यानी उनसे आप RTI मांग नहीं सकते। जैसे कि ऐसे संगठन, जिन संगठनों का नाम दोस्तों अनुसूची 2 में दिया गया है, अनुसूची 2 में दर्ज है, भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सूचना देनी होगी। ठीक है, और CIC की एप्लीकेशन 4-5 दिनों के अंदर देनी होती है। ठीक है, ये चीजें आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बताते हैं, अब देखिए प्रश्न देख लो, देखिए जो इंपॉर्टेंट था वो हमने करा दिया। ज्यादातर चीजें इसमें क्या पूछी जाएंगी कि 30 दिन के भीतर देना है, और अगर स्वतंत्रता संबंधित है दोस्तों आपके अधिकार तो वो आपको 48 घंटे के भीतर देना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन आपके UPSI में जो पूछे गए थे उनके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, अधिनियम के तहत जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए इसके तहत सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारी होता है दोस्तों। कौन होता है, तो उसको हम जन सूचना अधिकारी बोलते हैं यानी PIO बोलते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपके UPSI में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है RTI एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की समय सीमा क्या है, तो 30 दिन, ये धारा 7M बताया गया। तो RTI एक्ट दोस्तों सूचना कितने दिन में, तो 30 दिन में हमने बताया ना। अगर दोस्तों यही आपके स्वतंत्रता और उससे संबंधित हो है ना,
तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 दिन यानी कि 48 घंटे। अगला है यदि किसी तीसरे पक्ष के हितों के लिए मांगी गई जानकारी शामिल हो तो जानकारी प्राप्त करने की अधिकतम सीमा क्या होगी। अगर तीसरे हित के लिए दोस्तों मांगी गई है तो 40 दिन, क्या 40 दिन अधिकतम सीमा क्या होगी, 40 दिन दोस्तों होगी। ये चीज आपको याद रखना है, कितने दिन हो जाएगी, 40 दिन हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन है यदि मांगी गई जानकारी को तीसरे पक्ष द्वारा आपूर्ति की गई है उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना जाता है तो नोटिस जारी किए गए नोटिस के जवाब में तीसरे पक्ष दोस्तों पीआईओ से पहले एक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए दोस्तों 10 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, प्रथम अपीली अधिकारी को प्रथम अपील आवेदन द्वारा निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से या पीआईओ से निर्णय प्राप्ति से दोस्तों कितने दिन के भीतर दोस्तों पसंद की जा सकती है दोस्तों, 30 दिन के भीतर। देखिए ज्यादातर 30 दिन इसका आंसर है। ठीक है, अगला है प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति तारीख से दोस्तों कितने दिन के भीतर निपटारा होना चाहिए, तो 30 दिन के भीतर दोस्तों आपको निपटारा करना है। अगला है यदि आवश्यकता पड़े तो पहली अपील को निपटाने की अवधि दोस्तों कितने दिनों को बढ़ाई जा सकती है दोस्तों, 45 दिनों तक। ऐसे 30 है और अधिकतम दोस्तों 45 दिन तक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग यानी केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के लिए दूसरी अपील आवेदन द्वारा दोस्तों कितने दिनों के भीतर करनी चाहिए, और दोस्तों 90 दिन के भीतर ना। आपको बताया हमने सेकंड अपील कितने दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, अभी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। अगला दोस्तों कि आरटीआई एक्ट 2005 के प्रावधानों को प्रभावी करने में कठिनाइयों को दूर करने के आदेश देने के लिए आरटीआई 2005 में उल्लिखित समय अवधि क्या है, तो दोस्तों समय अवधि क्या है, अधिनियम के प्रारंभ से दोस्तों 2 वर्ष तक, अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला है आरटीआई एक्ट 2005 की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो केंद्रीय सरकार दोस्तों दूसरी अनुसूची में क्या कर सकते हैं दोस्तों, संशोधन कर सकते हैं। चलिए अगला है एपीआईओ को कितना समय लगता है, सबसे पहले आरटीआई आवेदन या अपील को लोक सूचना अधिकारी या फिर प्रथम अपीली अधिकारी को अग्रेसित करने दोस्तों ये 5 दिन के भीतर दोस्तों ये अपने से आगे अधिकारी को क्या करते हैं, अग्रेसित कर देते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कि आरटीआई एक्ट की प्रस्तावना में कहा गया है कि सूचना की पारदर्शिता महत्व है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने दोस्तों आरटीआई चीजें लाई जाती हैं। भ्रष्टाचार को दोस्तों कम करने के लिए दोस्तों ये बढ़ावा देना होता है ना, समझिएगा। पारदर्शिता ना, किसमें पारदर्शिता लाता दोस्तों, पारदर्शिता किसमें लाएगा ये, तो भ्रष्टाचार को जो बढ़ाते हैं उनकी पारदर्शिता लाएगा, यानी कि भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों जिनमें दोस्तों आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको ये याद रखना है कि कब कितने दिनों के भीतर आपको देनी होंगी। देखिए ये हमने बताया था कि सेकंड अपील कितने दिन कर सकते हैं दोस्तों, 90 दिन के भीतर कर सकते हैं, और कितने दिन के भीतर इसको निपटारा करना होगा दोस्तों, 30 दिन के अधिकतम दोस्तों 45 दिन। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा। और एक चीज जो हमने बताई दोस्तों कि वो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों यही बनते हैं जो हमने आपको नीचे कराए हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं, हाँ ये चीज आपको याद रखना है कि जब दोस्तों सामान्य रूप से दोस्तों कितने दिन के भीतर आपको आरटीआई का जवाब देना है, 30 दिन के भीतर। और दोस्तों अगर वही जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार पे दोस्तों किसी व्यक्ति के हैं तो उससे 48 घंटे या 2 दिन के भीतर आपको उसकी सूचना उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी बहुत ही शानदार तरीके से। अब दोस्तों इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। कहाँ दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल लगा लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू।